नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। तो आइए चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। व्यापार संगठन यह मांग करता है कि सरकार के सहयोग से एक सैनिटाइजर अभियान चलाया जाए, जिसमें हर घर, हर व्यापारिक प्रतिष्ठान, हर बाजार और हर मोहल्ला सैनिटाइज, क्योंकि जो पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो सैनिटाइजिंग का एक अहम रोल था, जिससे वायरस कम फैला था। इस बार सरकार ने सैनिटाइजिंग पर पूरा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वायरस का दायरा बढ़ा और बीमारी ने विकराल रूप लिया है। सैनिटाइजिंग जो अभियान चलाया जाए, उसमें व्यापार संगठन उनकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि एक टीम वर्क है। पिछले लॉकडाउन में काफ़ी हद तक सैनिटाइजिंग की गई थी और वायरस जो है काफ़ी कम फैला था, परंतु इस बार ये देखने को मिल रहा है कि सैनिटाइजिंग नाम मात्र हुई है और यहाँ तक कि हमने एक देखा है कि अस्पतालों की एक प्रक्रिया है। 16 मई के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले में 500 बेड के चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 2 दिन बाद ही यहाँ अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है, क्योंकि मरीजों के लिए इस कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन बेड ही बनाए गए हैं। वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से अस्पताल में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालात ये है कि वेंटिलेटर की जरूरत वाले मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। अग्रोवा मेडिकल में बेड फुल चल रहे हैं। एक एक बेड के लिए संघर्ष और सिफारिश तक मरीजों को करनी पड़ रही है। इन 3 मरीजों की मौत के बारे में अब परिजनों से पूछा गया तो पता चला कि तीनों मरीजों का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 80 से कम था। 80 से कम ऑक्सीजन लेवल होने पर मरीजों को तत्काल वेंटिलेटर की जरूरत होती है, लेकिन कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से तीनों मरीजों की मौत हो गई। संजीवनी अस्पताल में अभी 118 बेड ब्लॉक बी में शुरू किए हैं, जहां पर 81 मरीज उपचार ले रहे थे। कोरोना महामारी के चलते समाज सेवी अजय हुड्डा और कुलबीर डिग्गल ने देव कॉलोनी व उसके आसपास के काफी क्षेत्र को सैनिटाइज किया और पीजीआईएमएस के सामने लोगों को खाना वितरित किया। इस मौके पर युवाओं ने लोगों से मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान किया और साथ ही निवेदन किया कि कोरोना के चलते हमें ज्यादा से ज्यादा समय घरों में ही बिताना चाहिए। अगर कोई ज्यादा जरूरी काम हो तभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर घर से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर ने युवाओं को काल का ग्रास बनाया है, जिससे एक मजबूत समाज को बहुत बड़ी हानि हुई है। इस मौके पर समाज सेवी कुलबीर डिग्गल ने बताया कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की मजबूत धरोहर होती है, जिसे कोरोना विकराल रूप धारण कर निगल रहा है। हम सभी युवाओं को दिमागी तौर पर मजबूत होकर इसका सामना करना और इससे मात देनी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के जीजे और विधानसभा के पूर्व स्पीकर चौधरी सतबीर सिंह कादियान के पुत्र देवेंद्र कादियान ने एमपी के होशंगाबाद निवासी पिता पुत्र प्रस्थानीय सेक्टर 29 थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि सौदा होने के बाद आरोपियों ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं की और फिर पूरी रकम भी वापस देने से मना कर दिया। देवेंद्र कादियान के अनुसार बाकी 75 लाख मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं आरोपी ने बताया कि मामला प्रॉपर्टी का नहीं है। देवेंद्र कादियान ने उनके साथ उत्तर प्रदेश के बागपत में बालू खदान में हिस्सेदारी की थी। बालू खदान में घाटा होने पर उनके खिलाफ गलत केस दर्ज कराया गया है। जजपा से विधानसभा से चुनाव लड़ चुके देवेंद्र कादियान की ओर से आर्थिक अपराध शाखा को दी गई शिकायत में बताया गया कि वह सिवाग के पास स्थित डीएस इंफ्रा के मालिक हैं, जहां जसपाल उनके प्रबंध है। एमपी के होशंगाबाद जिले की पीपरिया तहसील निवासी अजीत सिंह मल्होत्रा व उनके बेटे रश्मि सिंह मल्होत्रा से उनके प्रबंध जसपाल की जान पहचान है। पिता पुत्र दिल्ली के वसंत कुंज में अपनी जमीन बताकर उसे बेचने की इच्छा जाहिर की। देवेंद्र कादियान ने जमीन देखने के बाद 2 जमीनों का सौदा 2 करोड़ रुपए में कर लिया। देवेंद्र कादियान ने पिता पुत्र के हिस्सेदारी फर्म के अकाउंट में मई 2018 से लेकर जुलाई 2018 के बीच 5 बार में कुल 2 करोड़ रुपए किए। आरोप है कि पिता पुत्र ने कई वादे करने के बाद भी उनके नाम जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक उन्हें 5 बार में 1 करोड़ 25 लाख रुपए वापस किए। कई बार मांगने के बाद भी बाकी 75 लाख रुपए नहीं दिए। आरोप है कि अब रुपए मांगने पर पिता पुत्र उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भिवानी रोड पर वार्ड नंबर 29 में डिपो धारक द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है, जिसमें डिपो धारक द्वारा राशन वितरण में 1 से 1.5 किलो राशन कम देने की बात सामने आ रही है।
वहीं पर लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर किसी ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण वीरेंद्र सिंह को फोन कर किसी ने शिकायत दी और कहा कि उनके एरिया में डिपो धारक रघुबीर सिंह तौल में गड़बड़ी कर कार्ड धारकों को कम राशन देता है और उसका व्यवहार भी सही नहीं है। जिसके बाद जांच करने डीएफएससी मौके पर पहुंचे। डिपो से मिले गेहूं को किसी दूसरी जगह ले जाकर कांटे पर तोलते हैं तो तोल कम मिलता है। डीएफएससी ने जांच के लिए टीम भेजी। टीम के जाते ही डिपो धारक कांटा लेकर भाग गया। इस दौरान वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। कुछ युवक ने कांटा लेकर जाते हुए डिपो धारक और उनके लोगों की वीडियो बनाने लगे, जिन्हें वीडियो बनाने से रोकने का प्रयास भी किया गया। इस दौरान काफी कहासुनी भी हुई। मामले की जानकारी लेने के लिए वीरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों की शिकायत सुनी और उसके बयान दर्ज कर लिए। कार्ड धारकों ने बताया कि कांटे में गड़बड़ी कर प्रत्येक कार्ड धारक को डिपो होल्डर 1 से 1.5 किलो राशन कम देता है। वे इसके बारे में कुछ कहते हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि डिपो धारकों के बयान लिए गए हैं और डिपो धारक राशन वितरण में गड़बड़ी कर रहा है। डिपो धारक वहां से जा चुका है। इस मामले की जाँच की जा रही है। डिपो धारक कब से गड़बड़ी कर रहा था और अब तक कितनी गड़बड़ी की जाँच के बाद ही इसका पता लग पाएगा। दोषी पाए जाने पर डिपो धारक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पलवल में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। आरोप है कि युवकों ने लड़की को घर के बाहर से ही किडनैप कर लिया। इस वारदात को उसके मुंह में कपड़ा बांधकर अंजाम दिया गया। इसके बाद एक सुनसान मकान में ले जाकर उसे कोई नशीली चीज पिला दी और उन दोनों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लड़की के साथ गलत काम किया। पुलिस ने 4 युवकों का नाम दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में 14 वर्षीय एक लड़की ने बताया कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह अपनी मां के साथ गांव में ही सरपंच की पत्नी की लोकसभा में गई थी। करीब 8 बजे नींद आने की वजह से वह अपनी मां को बताकर घर लौट आई। इससे पहले ही अंदर प्रवेश कर पाती जाहिद और यासिर ने मुंह पर कपड़ा लगाकर गली में से ही लड़की का अपहरण कर लिया। दोनों उससे जबरदस्ती कर सुनसान मकान में ले गए। वहां आसिफ और वसीम भी आ गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने शोर मचाना चाहा तो चारों युवकों ने उसे कुछ पिला दिया। इसके बाद चारों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जब उसे होश आया तो वह फिर से घर के सामने थी। उसने आरोप लगाया कि गंदी हरकत करने वाले चारों युवक उसे जान से मार देने की धमकी देते हुए उसे छोड़कर भाग गए। इस शिकायत के बाद महिला थाने की पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ नाम से केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। रोहतक कोर्ट के अधिवक्ता की निजी वीडियो वायरल करने के नाम पर 4 आरोपितों ने उससे रकम की मांग की, जिससे तंग आकर अधिवक्ता ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। अधिवक्ता का PGIMS में उपचार चल रहा था। IMT थाने में दी शिकायत में अधिवक्ता ने बताया कि वह रोहतक कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। पिछले करीब 10 दिन से गांव के रहने वाले 5 युवक उसे परेशान कर रहे हैं, जो जानकारी के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे थे। 10 मई को आरोपियों ने अधिवक्ता के मोबाइल पर निजी वीडियो भेजी, धमकी दी कि यदि 2 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वीडियो को वायरल कर देंगे। अधिवक्ता की 2-3 दिनों तक आरोपितों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। फिर एक आरोपित का फोन आया जिसमें कहा कि खेत में बैठकर आपस में बात कर लेते हैं। आरोपितों ने वहां पर भी अधिवक्ता को उसकी निजी वीडियो दिखाई और वायरल करने की धमकी दी, जिस पर 70,000 रुपए में सौदा तय हो गया। अधिवक्ता ने उन्हें 30,000 रुपए भी दे दिए। फिर भी आरोपित लगातार उसे जल्द से जल्द बाकी रकम देने का दबाव बना रहे थे। इससे तंग आकर अधिवक्ता ने 18 मई को जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालात बिगड़ने पर परिवार के लोगों ने उसे उपचार के लिए PGIMS में भर्ती कराया। अब अधिवक्ता की शिकायत पर IMT थाना पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दावा किया कि राज्य में इस बीमारी की वजह से हो चुकी है अब तक 90 लोगों की मौत। वहीं 500 से ज़्यादा ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। इसके साथ साथ देश के अन्य राज्य में भी ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। लोगों में इस बीमारी को लेकर भय बढ़ता जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के इलाज का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। जींद के अस्पताल में 3 कोविड मरीजों की मौत के मामले में कोविड इंचार्ज SMO डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन द्वारा इन्हें बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद भी इनकी मौत हो गई।
राजनगर जींद निवासी और रंधाना निवासी व्यक्ति शामिल है। जिला उपायुक्त डॉक्टर आदित्य दहिया ने कहा कि इन मौतों का डेथ ऑडिट करवाया जाएगा। डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि जींद अस्पताल के टैंक में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बुधवार को 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन उपलब्ध थी तथा आज भी 2600 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का स्टॉक टैंक में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस वार्ड में 40 अन्य कोरोना मरीज फुल फ्लो ऑक्सीजन पर तथा 10 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जिनमें से इन 3 मरीजों की हालत पहले से गंभीर थी। ये तीनों मरीज वेंटिलेटर पर थे। इलाज के दौरान इनका ऑक्सीजन लेवल 3 से 40 के बीच जा चुका था। डॉक्टर गोयल ने बताया कि तीनों मरीजों के फेफड़े भी काफी कमजोर हो चुके थे। डॉक्टरों की टीम द्वारा इनकी गंभीर हालत को देखते हुए वेंटिलेटर के मोड को भी बदल कर देखा गया था। इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। आपके साथ मैं पायल शर्मा। नमस्कार।